दोस्तों, इस कहानी में एक बूढ़ी औरत होती है जो डीएम साहब के बंगले के सामने खड़ी होती है। वह वॉचमैन से कहती है कि मुझे डीएम साहब से मिलना है और वह डीएम जो है वह मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। यह सुन के जो वॉचमैन होता है बड़ा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि बूढ़ी औरत की ऐसी हालत थी जिसे देख के नहीं लगता था कि वह डीएम साहब की, क्योंकि वह बहुत ही मैला कुचैला कपड़ा पहने थी और उसके हाथों में कुछ गठरी थी जिसमें कुछ सामान थे, खिलौने थे, मिठाई थी और कुछ साड़ी थी, ऐसा लग रहा था। तो वॉचमैन कहता है कि मैं डीएम साहब से पूछ के ही बताता हूँ कि वह मिलेंगे कि नहीं। तो वह कहती है ठीक है, जाके कह दो कि तुम्हारी माँ आई है, वह तुमसे मिलना चाहती है। वह अंदर जाता है, डीएम साहब से कह देता है कि आपकी माँ मिलना चाहती है। तो डीएम साहब बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, कहते हैं ठीक है, मेरी माँ तो कोई नहीं है, ठीक है मैं बाहर आता हूँ, देखता हूँ कौन है। यह सुन के उसकी पत्नी भी उनके साथ हो लेती है। जब दोनों बाहर आते हैं तो वह उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, मेरी माँ तो मर गई है। यह सुन के बूढ़ी औरत को बहुत गुस्सा आता है और आंखों में आंसू भी भर आते हैं। फिर वह कहती है हो सकता है बेटा, उम्र की वजह से मेरी नज़रें धोखा खा गई हूँ और मैं गलत जगह आ गई हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। यह सुन के डीएम साहब अंदर चले जाते हैं। बूढ़ी औरत जब जाने लगती है तो वह वॉचमैन से कहती है बेटा मुझे चिट्ठी लिखवाना है, चिट्ठी लिख दोगे। तो वह वॉचमैन कहता है ठीक है मैं चिट्ठी लिख देता हूँ। चिट्ठी लिखवाने के बाद वह वॉचमैन को दे देती है, कहती है कि मेरे जाने के बाद डीएम साहब जब बाहर आएँ तो उनको दे देना। यह आखिर उस चिट्ठी में क्या लिखा था बूढ़ी औरत ने, तो पूरी घटना को जानने के लिए कहानी के अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का मेरे यूट्यूब मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी बिहार की है, जहाँ गरीब परिवार रहता था, उसमें पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को कई वर्ष हो गए थे। पति का नाम विजय था और पत्नी का नाम शारदा था। दोनों की शादी को बहुत साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वह, उसका जो पति था, बहुत शराब पीने लगा था और पत्नी को वह मेहनत मजदूरी करता था, उसी में अपना खर्चा चलाता था घर का। लेकिन जो जो कोई उसे बताता था कि दरगाह जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, जो कुछ उसे उपाय बताता था वह करता था। और दरगाह जाने के बाद मन्नत मांगता था कि अगर मेरे संतान हो जाए तो मैं पहली बार यहीं पे आऊँगा और मन्नत बढ़ाऊँगा। ऐसे ही करते करते कई साल बीत गए। एक दिन जब उसे पता चला कि शारदा को लगा कि वह गर्भवती है, तो वह बहुत खुश हो गई। और इधर खुशी में वो जो उसका पति था विजय, वो भी शराब बहुत पीने लगा। शराब पीने की वजह से उसे पता चला कि उसे कुछ बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उसकी जल्द ही मौत हो जाएगी और ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है, बहुत दिन उसके जीवन नहीं चलेगा। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी, चलो मेरा बेटा होने वाला है, मेरा वंश तो चलता रहेगा। इसी वजह से इस खुशी में वह और शराब पीने लगा। इधर शारदा की डिलीवरी का टाइम आ गया और जब डिलीवरी का टाइम आ गया तो उसे एक संतान भी, एक लड़का हुआ। इसकी खुशी, घर में खुशी का माहौल था। इधर जो उसका पति था वो अपनी बीमारी को लेकर भी चिंतित था और खुश भी था कि एक पुत्र हो गया, चलो कोई बात नहीं, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा वंश तो चलता रहेगा। इसी बीच अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और शारदा अकेली हो जाती है। अब उसके बेटे की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। लेकिन कुछ समय तक जो मोहल्ले वाले थे उसकी मदद करते हैं, फिर उसके बाद वह मदद करना छोड़ देते हैं। आखिर में वह, उसे समझ में नहीं आता है कि पालन पोषण के लिए क्या करें, तो वह मेहनत मजदूरी करने लगती है। लोगों के घरों में जाके बर्तन, झूठा बर्तन साफ़ करने लगती है और झाड़ू बर्तन का काम करती है। इसी तरह वह अपने लड़के का पालन पोषण करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और अपने लड़के का नाम जो उसने रंजीत रखा था, वह स्कूल जाने लगता है। स्कूल जाते जाते वह बड़ा भी होने लगता है और धीरे धीरे वह कॉलेज भी पढ़ने लगता है। अब उसे ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना था, लेकिन उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत थी। माँ कहती है बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे की कमी नहीं होने दूँगी, तुम शहर जा सकते हो। क्योंकि उसके टीचर ने कह दिया था कि यह पढ़ने में बहुत ही होनहार है, होशियार है और एक दिन यह अफ़सर ज़रूर बनेगा। यह बात उसके टीचर ने बताया था। वह बहुत ही तेज़ था, ब्रिलियंट था। तो वह पढ़ने के लिए शहर में चला जाता है और शहर में जाके जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसकी मेहनत रंग लाती है और वह आईएएस की परीक्षा पास कर लेता है। फिर जब ट्रेनिंग के लिए जाता है, इधर उसकी माँ उसे पैसा की कमी नहीं होने देती है। कहती है कि मैं पहले 2-3 घरों में काम करती थी, 5 घरों में, अब 10-12 घरों में काम करूँगी। वह हर महीने 10-12 हज़ार रुपया भेज देती है। इस तरह उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और वह आईएएस बन जाता है। जब वो ट्रेनिंग के लिए जाता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। फिर वह उससे शादी भी कर लेता है
जब लड़की पूछती है तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो कहता है कि मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है। यह सुन के लड़की कहती है ठीक है, वहीं पे शादी कर लेता है। फिर अपनी माँ को फ़ोन करके बताता है कि माँ मैं आईएएस बन गया हूँ, डीएम बन गया हूँ। तो माँ खुशी से उछल जाती है, वह पूरे गांव में जाती है और बताती है कि मेरा बेटा आईएएस बन गया है, वो डीएम बन गया। तो यह सुन के गाँव वाले हंसने लगते हैं कि यह बुढ़िया सठिया गई है, बोला इसका लड़का कैसे डीएम बन सकता है, कैसे कलेक्टर बन सकता है। मगर वह खुशी के मारे फूलें नहीं समा रही थी और सब गांव में शोर कर रही थी। और गांव वाले कह रहे थे अगर तेरा बेटा डीएम बन गया तो तुझे लेने नहीं आता, तुझे इस हालत में छोड़ देता। फिर खैर मगर वह खुश थी और सब गांव वालों से कहती थी इधर लड़का अपनी शादी करके शहर आ जाता है और एक बंगला उसको मिल जाता है, वहीं बंगले पर रहता है। फिर एक दिन उसे जब याद आती है तो माँ को फ़ोन करता है, कहता है माँ मैंने शादी कर ली है। यह सुन के उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। कहती है कि बेटा तुम शादी कर ली, चलो ठीक है, मगर बहू को कब दिखाओगे, तुम कब मिलने आओगे। कहता है ठीक है माँ, मैं जल्दी समय आने पे आऊँगा और तुमसे मिलूँगा। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता जाता है, वह नहीं जाता है। और एक दिन फ़ोन करता है कि माँ तुम्हें एक पोता हुआ है, मुझे एक बेटा हुआ है। यह सुन के उसके अरमानों पे पानी फिर जाता है। उसने बहुत से ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे, अरमान देख लिए थे कि जब पोता होगा, जब उसके बेटे की शादी हुई तो बहुत सारा अरमान निकालूंगी, मगर उसके अरमानों में पानी फिर जाता है। फिर कहती है बेटा ठीक है, अपने पोते का मुँह नहीं दिखाओगे, अपनी बीवी का मुँह नहीं दिखाओगे। फिर वो जवाब देता है कि माँ मैं जल्दी समय आने पर तुमसे मिलूँगा। यह कह के फ़ोन काट देता है। फिर उसके बाद उसकी माँ सोचती है कि चलो हम ही उससे मिल आएँ। उसके पास कुछ पैसे रहते हैं, पैसे जो वह मिठाई खरीदती है, खिलौना खरीदती है, कुछ साड़ी खरीदती है, साड़ी सबको गठरी में बना के एक ट्रेन पकड़ती है और शहर की तरफ निकल जाती है जहाँ पे उसने उसके बेटे ने पता बताया था। वह पते पे पहुँच जाती है, क्योंकि वह डीएम था, फेमस था, इसीलिए वह पहुँच जाती है। फिर शहर में आके एक ऑटो करती है, ऑटो वाले कहती है मेरा बेटा डीएम है। सुन के वो ऑटो वाला भी बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि बुढ़िया की हालत देख के नहीं लगता है कि डीएम है। फिर खैर जो कह रही है मैं उस पते पे इसको पहुंचा देता हूँ। फिर वह वैसे पते पे पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपको आगे पता चली। अम्मा ऑटो वाले से कहती है कि मेरा बेटा जो है इस शहर का डीएम है, मैं उसी की माँ हूँ, मुझे उसके घर पहुँचा दो। तो ऑटो वाला सुन के बहुत ही भौचक्का हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि कहता है कि ये बूढ़ी औरत की शक्ल से लगता है, इसके वजह से लगता नहीं कि इसका बेटा डीएम है। तो फिर भी वह उसे जो पता बताती है वहाँ पहुँचा देता है और वहाँ पे उसके बेटे की नेम प्लेट लगी रहती है बंगले के आगे। तो वह कहता है लो माँ जी तुम्हारा पते पे मैं आ गया हूँ, ये तुम्हारे बेटे का घर है, तुम यहाँ जा सकती हो। तो बूढ़ी औरत ऑटो पर से उतर जाती है। उतरने के बाद वह एकदम से अंदर जाने लगती है। तो वहाँ पे वॉचमैन जो रहता है वह उसे रोकता है, कहता है माँ जी अम्मा कहाँ जा रही हो। तो वह कहती है मैं जो तुम्हारे डीएम साहब है मैं उसकी माँ हूँ, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तो वह भी वॉचमैन भी आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है कि ये बूढ़ी औरत की हालत देख के नहीं लगता कि उसकी खैर जो कह रही हो सकता है सही हो। तो वह कहती है पहले मैं तो वॉचमैन कहता है कि मैं पूछ के आ रहा हूँ सर से कि कह के आ रहा हूँ कि वो एक बूढ़ी औरत आई है, बूढ़ी अम्मा आई है, जो कहती हैं कि वो आपकी माँ है। तो यह सुन के दोनों वहाँ पे दोनों पति पत्नी बैठे थे, डीएम भी बैठा था, उसकी पत्नी भी बैठी थी, शाम का समय था। सुन के वह कह देता है मेरी कोई माँ नहीं है। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। तो वह कहता है हाँ मेरी कोई माँ नहीं है, वह हो सकता है कोई और हो, चलो चल के देखते हैं। जब वो दोनों बाहर आते हैं, पति पत्नी दोनों आ जाते हैं और वह बूढ़ी औरत को देखते हैं। बूढ़ी औरत तो उसको देख के पहचान जाती है कि ये यही मेरा बेटा है, मगर वह पहचानने से इनकार करता है डीएम और कहता है कि माँ जी आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप कहीं और जाके अपने बेटे को ढूंढिए या आपके बेटे का घर नहीं है। तो यह सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कि हो सकता है बेटा शायद मेरी नज़रें कमज़ोर हो गई, मैं गलत जगह आ गई हूँ, मगर ठीक है मैं दूसरी जगह जाके ढूंढती हूँ। या कह के डीएम साहब अंदर चले जाते हैं। और जब बूढ़ी औरत जाने लगती है तो वॉचमैन से कहती है कि मुझे एक चिट्ठी लिखवानी है, क्या तुम लिख दोगे। वॉचमैन तैयार हो जाता है, वॉचमैन अंदर जाता है और कलम लाता है और पेपर लाता है। उस पर वह बूढ़ी औरत चिट्ठी लिखवा देती है और लिखवा के कह देती है जब तुम्हारे साहब बाहर से आएँ तो उनको यह दे देना। यह दे के वह फिर अपने गाँव
वापस लौट जाती है और वॉचमैन से कहती है अगर साहब पूछें वह बूढ़ी अम्मा कहाँ हैं तो उनको बता देना कि वह जहाँ से आई थी वहीं पे चली गई हैं। उसके बाद जब डीएम साहब आते हैं तो उनको वह चिट्ठी पकड़ा देता है और कहता है कि यह बूढ़ी अम्मा ने आपको देने के लिए कहा था। तो उन्होंने पूछा कि वह कहाँ गई तो वह कह देता है वह जहाँ से आई थी वहीं चली गई। डीएम साहब अपने चिट्ठी जो है अपने जेबे में रख लेते हैं और अंदर जाते हैं। फिर रात का कपड़ा बदल लेते हैं। फिर जो कपड़ा होता है जो पहन के नाइटी सूट पहन लेते हैं। उसके बाद जिसमें वह चिट्ठी रखे रहते हैं उससे वह चिट्ठी गिर जाती है। जब उसकी पत्नी देखती है तो वह चिट्ठी पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आने लगता है और वह बहुत रोती है और कहती है कि यह तुमने ठीक नहीं किया रंजीत, तुम्हारी माँ की यह चिट्ठी है, तुमने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तो वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी वजह तुमसे कहा था कि मेरी कोई माँ नहीं है, मैंने इसीलिए पहचानने से इनकार कर दिया, कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। तो यह सुन के उसकी पत्नी जो होती है बहुत उसे फटकारती है और कहती है कि यह अच्छी बात नहीं है, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था उसके साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया, यह ठीक नहीं है, जाओ तुम उससे माफ़ी मांगो। यह सुन के रंजीत भी रोने लगता है और वह सुबह का इंतज़ार करता है और सुबह होते होते उस बूढ़ी अम्मा के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर वह चिट्ठी में क्या लिखा था जिसको पढ़ के वह रोने लगी और उसकी पत्नी रोने लगी। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए नहीं कि तुम मुझे पहचानने से इनकार करो, खैर फिर भी तुम जहाँ भी हो वहाँ खुश रहो, तुम्हारे भी एक बेटा है, भगवान न करे कि तुम्हारे साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करे। यह सुन के पढ़ के उसके पति पत्नी दोनों रोने लगे और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं गांव जाके उनसे बूढ़ी माँ से माफ़ी मांगूंगा। फिर वह दोनों जाते हैं, गांव पे जाते हैं और उनकी पत्नी उनके पैर छूती है और रंजीत जो होता है उनसे माफ़ी मांगता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। खैर बूढ़ी अम्मा ने उसे माफ़ कर दिया। फिर दोनों को गले लगाती है। फिर जो उसने गठरी में सामान रखा था, खिलौना रखा था, पोते को दे देती है, साड़ी अपनी बहू को दे देती है और फिर उसके बाद गाँव में जाके शोर करती है, देखो तुम लोग कहा करते थे कि मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर नहीं है, वह आ गया डिप्टी कलेक्टर बन कर, देख लो। यह सुन के गाँव वाले भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके बाद डीएम साहब जो होते हैं अपनी माँ को यहाँ पे ले आते हैं अपने बंगले पे, वहीं पे तीनों लोग साथ रहते हैं। और जब डीएम साहब ऑफिस से जाते हैं तो उनकी पत्नी और माँ दोनों मिलजुल के रहा करती थी। दोस्तों इस कहानी में कमेंट करके बताइए कि डीएम साहब के बारे में आपकी क्या राय है और क्या सोचते हैं उनकी पत्नी के बारे में और बूढ़ी अम्मा के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था, बल्कि एक प्रेरणादायक कहानी है, इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।